नमस्कार दोस्तों, ग्रह और ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं और इस वीडियो में मैं चर्चा आपसे करूंगा हमारे ज्योतिष शास्त्र में कुंडली का जो आधार होता है। यूजुअली लोग ग्रह को देखकर, महादशा को देखकर और कुछ और भी चीज़ें देखकर बहुत सारे लोग प्रेडिक्शन करते हैं, लेकिन बहुत दफ़ा ऐसा देखा गया है कि नक्षत्र का जो रोल होता है वो बिल्कुल गौण हो जाता है। तो आज हम उस पे चर्चा करेंगे और मैं आपसे ये चर्चा करूँगा कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म किस पर्टिकुलर नक्षत्र में होता है और उसके ग्रह किस नक्षत्र में है, जो उनके 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों में कौन से नक्षत्र का एक डोमिनेशन है, तो इंडिविजुअली जो 27 नक्षत्र होते हैं उनके बारे में मैं चर्चा आपसे करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि नक्षत्र क्या है। देखिए, अगर हम फलित ज्योतिष शास्त्र की बात करें तो हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है बहुत पौराणिक पद्धति में नक्षत्र पर आधारित था। पहले जो ज्योतिष की गणना की जाती थी, ज्योतिष का कोई भी ग्रह के बारे में विवेचना की जाती थी तो नक्षत्र को देखकर ही किया जाता था, क्योंकि महाभारत में, रामायण में भी इस तरह का वर्णन आया है। देखिए, सबसे पहले राम को जब वनवास हो गया था तो दशरथ ने ज्योतिष से कहा कि मंगल मेरे नक्षत्र को बहुत बुरी तरह पीड़ित कर रहा है। इसका मतलब वहाँ पर नक्षत्र का एक्सेप्टेंस था। उसी तरह जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो भगवान कृष्ण को कर्ण ने कहा कि देखिए, कुछ मेरा जो शनि है वो रोहिणी नक्षत्र में है। तो शनि जब रोहिणी नक्षत्र में है, रोहिणी नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा होता है और मंगल जो है, और मेरा मंगल जो है वो चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है। ठीक है। उसके बाद मेरा मंगल जो है इस कुंडली में वो ज्येष्ठा नक्षत्र में है और रिट्रोग्रेड होकर अनुराधा नक्षत्र को दूषित कर रहा है। अनुराधा नक्षत्र किसका होता है? शनि का होता है। यहाँ पर शनि, बुध और मंगल का कॉम्बिनेशन हो गया। थोड़ा और हम आगे बढ़ते हैं। वैदिक महाभारत काल तक ज्योतिष में राशियों का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। उस समय सिर्फ नक्षत्र पे गणना की जाती थी और उस समय हमारे जो भी ज्योतिर्विद थे उनका जो नक्षत्र ज्ञान था वो उत्कृष्ट श्रेणी का था। मतलब हम कह सकते हैं कि इन ज्योतिर्विद जो थे, ज्योतिष दृष्टि जो उनकी थी, वो समझिए नक्षत्रों के आविष्कार करता थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की एक किताब है ओरियन, उन्होंने एक जगह इसका चर्चा भी किया है कि नक्षत्र का ज्ञान जो है हमारे वेदों में भी है। कहते हैं कि नक्षत्र का ज्ञान 5000 वर्ष पूर्व से था। कुछ लोगों का कहना है कि ये यूनान से आया या बेबीलोन से आया, लेकिन ऐसा नहीं है। यजुर्वेद आप पढ़ेंगे तो यजुर्वेद में भी चर्चा है हमारे नक्षत्र का। और इन नक्षत्र में जो 27 नक्षत्र अभी हम जो कैलकुलेट करते हैं, वैसे तो 28 होता है, कविजीत नक्षत्र को भी लोग मानते हैं, लेकिन 27 जो होता है ज्योतिषीय शास्त्र में, ये एक कुंडली निर्धारण में, जनपत्री में 27 नक्षत्रों का विवेचन होता है। अथर्ववेद में 28 नक्षत्रों की व्याख्या की गई है। देखिए, उस समय, जिस समय ये राशियों का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, तो उस समय जो प्रथम नक्षत्र जो था कृत्तिका को माना जाता है। आज के डेट में सबसे जो प्रथम नक्षत्र है अश्विनी को माना जाता है। अश्विनी के बाद ये भरणी आता है, भरणी के बाद कृत्तिका आता है। और कालांतर में, मतलब पहले कुछ नक्षत्रों को प्रथम नक्षत्र होने का मतलब चांस हुआ, लेकिन अब एक कांस्टेंट जो हमारा जो ज्योग्राफिकल जो कैलकुलेशन है उसके अनुसार अश्विनी नक्षत्र को पहला नक्षत्र माना गया है और रेवती नक्षत्र को अंतिम नक्षत्र माना गया है। क्योंकि रीज़न इसका क्या है कि वर्नल इक्विनॉक्स, जिसको हम लोग बसंतिक संपात कहते हैं, कृत्तिका में पहले होता था और वैदिक काल में सोम मंगल नहीं थे।
वैदिक काल में जो दिन का निर्धारण होता था नक्षत्र दिवस कहलाता था। अगर किसी दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता था उसी दिन उस दिन का नाम जो होता है उस नक्षत्र के अनुसार होता था। जैसे एग्जाम्पल, अगर चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में है तो उस दिन के दिवस का नाम होगा रोहिणी दिवस कहलाएगा। अगर कृत्तिका नक्षत्र में है तो कृत्तिका नक्षत्र कहलाएगा। और प्राचीन ज्योतिष में ग्रहों की राशियों में नक्षत्र में ग्रह की राशि जो थी वो नक्षत्र में दर्शाई जाती थी। और उस काल में राशियाँ बिल्कुल नहीं थी जैसे आज हम लोग मानते हैं ना, मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि। उस समय ये राशियाँ नहीं थी। नक्षत्रों से ही हमारे ग्रहों का और हमारे भाग्य का निर्धारण होता था। ठीक है। और जन्म पत्रिका में लगन के जो नक्षत्र हैं उसी के अनुसार दर्शाया जाता था। जैसे मान लिया किसी की जन्म पत्रिका में लगन जो आया वो श्रवण नक्षत्र में है तो श्रवण नक्षत्र लिखा जाता था। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में तो पूर्वाषाढ़ा लिखा जाता था। इस तरह से ये समझिए कि इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन पहले के किया करते थे। ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। आगे बढ़ने के बाद वैदिक काल, महाभारत काल तक राशियां बिल्कुल नहीं थी और पूरे आकाश को सूर्य का पथ यानी कांति पथ जो था, जो एक्लिप्टिक के आधार पर पश्चिम से पूर्व 27 या 28 नक्षत्रों के आधार पर बांटा गया था। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, आकाश को 27 या 28 विभाग में बांटने का मतलब क्या हुआ। चंद्रमा जो होता है अपने कक्षा में एक नक्षत्र में एक दिन तक रहता है। ठीक है। और एक दिन में पूरे वो एक नक्षत्र का भ्रमण करता है। उसी तरह से चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन के आसपास कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसे देखिए 27 नक्षत्र भी होते हैं। 27वें या उसी के आसपास वो जो नक्षत्र होता है फिर से घूमकर आ जाता है। इसी के आधार पर चंद्रमा का जो पथ, सूर्य का पथ हम लोग ज्योतिष में निर्धारित करते हैं और इनके 28 विभाग में बांट दिया गया है। ठीक है। और ये नक्षत्र एक्चुअली होता क्या है, ये नक्षत्र जो है दिस इज कॉन्स्टेलेशन, दिस इज नक्षत्रों का समूह है, कॉन्स्टेलेशन ऑफ स्टार्स उसको हम लोग बोलते हैं। नक्षत्रों का समूह है। और एक टर्म आप लोग सुनते होंगे, भ चक्र। भ का मतलब क्या हो गया, नक्षत्र। चक्र का मतलब जो वृत्ताकार पट्टी होती है, जो एक्लिप्टल जो पाथ होता है वो होता है। ठीक है। अथर्ववेद में 28 नक्षत्रों का वर्णन मिलता है। जैन ग्रंथों में भी ऐसा उल्लेख है, 28 नक्षत्रों की सूची मिलती है। इसी के मतलब ईसा से 6 से 7 शताब्दी पूर्व जब हम लोग नक्षत्रों का आरंभ घनिष्ठा से होता था और आज अश्विन से होता है। कारण उस समय जो मकर संक्रांति थी, उत्तरायण जब प्रारंभ होता है तो घनिष्ठा से होती थी। लेकिन आज उत्तरायण जब महाभारत में भीष्म पितामह ने क्या किया था, अपना शरीर उत्तरायण में सूर्य होने पर त्यागा था। ठीक है। अब देखिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने अपने वीडियो में नक्षत्रों के, ये तो हमारा था कि एक नक्षत्र क्या होता है, नक्षत्र का क्या रोल है हमारी कुंडली में, उसमें मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। मैं इस वीडियो का 4-5 एपिसोड बनाऊंगा और जो 27 नक्षत्र है उस 27 नक्षत्रों की विवेचना करूंगा कि अगर किसी पर्टिकुलर नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ है तो उनके गुण क्या हो सकते हैं। देखिए, नक्षत्रों का बहुत रोल होता है हमारी ज़िंदगी में। अगर आपने ग्रहों को ठीक कर लिया, लेकिन अगर आपने उस ग्रह जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र का आपने समुचित उपाय नहीं किया, समुचित रेक्टिफिकेशन नहीं किया, तो ग्रहों की शांति में थोड़ी सी परेशानी आती है। क्यों कहा जाता है कि गंडमूल नक्षत्र हमेशा खराब होता है। जो 6 गंडमूल नक्षत्र होते हैं, कोई ना कोई आधार तो होगा ना।
उसमें मैं बाद में चर्चा करूँगा। वैसे एक वीडियो में मैं ऑलरेडी आपसे चर्चा कर चुका हूँ कि ये गणमूल नक्षत्र क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, आज सबसे पहले मैं शुरू करूँगा जो पहला नक्षत्र हमारे ज्योतिष मतलब हमारा जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें जो पहला नक्षत्र होता है, ठीक है, पहला नक्षत्र होता है अश्विन। एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि जो नक्षत्र हैं, ठीक है, ये नक्षत्र जो होते हैं, ये नक्षत्रों की जो मतलब एक नक्षत्र जो है उसमें राशि एक होगी लेकिन चरण जो होंगे 9 होंगे। तो उस चरण में क्या होता है, 3 नक्षत्र कवर कर जाते हैं क्योंकि एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो अगर 9 चरण हैं, अगर मान लिया किसी भी नक्षत्र में, मान लिया अश्विन नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ है और उसकी मतलब चतुर्थ चरण में जन्म हुआ है, तो एक ही चरण अश्विनी नक्षत्र का होगा। उसके बाद जो नक्षत्र आएंगे, भरनी आएंगे और कृतिका आएंगे, है ना। इस तरह से कैलकुलेशन होता है। राशि एक रहेगी लेकिन नक्षत्र 3 हो जाएंगे। तो कभी कभी क्या होता है कि जो जनरल प्रेडिक्शन हम लोग करते हैं कि मेष राशि है, अश्विन नक्षत्र है, मेष राशि का स्वामी मंगल है, मंगल का कुंडली में प्रभाव होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मान लिया किसी का अश्विन नक्षत्र में जन्म हुआ है, ऑल्दो उसकी राशि जरूर मेष है, लेकिन उसकी कुंडली में शुक्र का भी प्रभाव आ जाएगा। देखिए, समझने का कोशिश कीजिएगा, मंगल का तो प्रभाव आएगा ही, शुक्र का भी प्रभाव आएगा और सूर्य का भी प्रभाव आएगा। अगर उस तरह से देखकर आप कुंडली की विवेचना करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं जो हमारे ज्योतिष शास्त्र का जो पहला नक्षत्र है अश्विन। अश्विन जो नक्षत्र है ये पहला नक्षत्र होता है हमारे 27 नक्षत्र जो हैं उनमें, और अश्विन नक्षत्र जो होता है इसका स्वामी राशि मेष होता है और स्वामी केतु होता है। अश्विन नक्षत्र जो होता है इसका जो प्रभाव होता है हमारे सिर और मस्तिष्क पर बहुत ज़्यादा रहता है। चूँकि अश्विन नक्षत्र में जो पैदा होने वाले होते हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, देखिए, सुंदर होते हैं, चतुर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, भाग्यवान होते हैं, ईमानदार भी होते हैं, काफ़ी ईमानदार होते हैं। उसके अलावा काफ़ी सम्मानित व्यक्ति होते हैं, कुशल सलाहकार हो सकते हैं, लाइजनिंग की कैपेसिटी उनमें होती है, एस्ट्रोलॉजी पे बहुत ज़्यादा विश्वास करने वाले होते हैं। उसके अलावा ये थोड़ा सा क्रोधी होते हैं क्योंकि मेष राशि का डोमिनेशन होता है। मेष का स्वामी जो होता है मंगल होता है, ठीक है, राशि स्वामी। अब थोड़े से बोलने वाले भी होते हैं और थोड़ा सा हड़बड़िया भी होते हैं, जिसको हम लोग बातूनी बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा को पसंद करते हैं और उनके फैमिली में, उनके प्रोफाइल में हमेशा लैंड वैंड का प्रॉब्लम आते रहे, ज़मीनी विवाद वगैरह, ठीक है। अब देखिए, मेष राशि में जिनका, अश्विनी नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, अगर उनकी कुंडली में और भी कुछ ग्रह अनुकूल हैं, अगर वो सेना में जाते हैं, पुलिस में जाते हैं तो काफ़ी राइज कर सकते हैं, जुडिशरी में जाते हैं, कोई इंडस्ट्री शुरू करते हैं, रेलवे में नौकरी करते हैं, जेल की नौकरी करते हैं और कोई मैकेनिकल काम, मशीनरी वाला काम करते हैं तो उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद होगा। आयरन, मेटल, कॉपर का जो व्यापार होता है, तांबा का, उनके लिए बड़ा फलदायी होगा। उसके अलावा योग की जो शिक्षा होती है उसमें भी इनका बड़ा रोल रहेगा। ये सर्जन बहुत अच्छा हो सकते हैं अगर कुंडली में और भी योग विद्यमान हो तो। और घुड़सवारी का शौक़ होता है, अगर वो ऐसी जगह रहते हैं जहाँ घुड़सवारी वगैरह होता है तो घुड़सवारी का काफ़ी शौक़ उनको होता है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में मैं इतना ही आपसे चर्चा करूँगा। मैंने पहला जो था अश्विनी नक्षत्र पे चर्चा की। अगला जो मेरा पार्ट 2 वीडियो होगा उसमें मैं आपसे वर्णी नक्षत्र का चर्चा करूँगा, कृतिका नक्षत्र का चर्चा करूँगा। सो इस वीडियो के लिए नमस्कार। अगर मेरा आपको चैनल पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं हर बार एक नए विषय लेकर आपके पास आता हूँ। और अगली बार जो आप, जैसा मैंने आपसे कहा, कृतिका और वर्णी पर चर्चा करूँगा। धन्यवाद।